है। तो मास्टर्स शुरू करते हैं स्वाध्याय योर सोल्स प्लान का। रॉबर्ट शॉस के बारे में थोड़ा सा एक रिकैप, थोड़ा समरी बताती हूँ। हाँ, तो ये है रॉबर्ट शॉस और ये हिप्नोटिस्ट है। और पहले ये मार्केटिंग रिसर्च या फिर मार्केटिंग कंसल्टेंट थे जो अपने खुद ही एक फ्रीलांस की तरह काम करते थे एक कंपनी में। लेकिन फिर उन्होंने उनके खुद के मेटाफिजिकल एक्सपीरियंस की वजह से इन्होंने रिसर्च स्टार्ट किया। अब वो एक हिप्नोटिस्ट है और इन्होंने बहुत सारे बिटवीन लाइफ सोल रिग्रेशन के सेशंस किए हैं, वर्कशॉप्स किए हैं। वो अभी भी करते हैं, लोगों को मदद करते हैं उनके ट्रॉमा से हील करने के लिए। इन्होंने अब तक 3 पुस्तक लिखे हैं, 3 किताबें लिखी है। पहला है योर सोल्स प्लान जो 2009 में लिखा था। देन योर सोल्स गिफ्ट 2012 में लिखा था। और योर सोल्स लव जो रिसेंट बुक है 2021 में लिखा था। तो ये हो गया उनके बारे में है। जो एक लाइफ टर्निंग उनके एक्सपीरियंस हुआ उनको जब 2003 में मई 7 2003 में एक मीडियम के द्वारा इनको इस ऑथर के खुद के स्पिरिट गाइड से बहुत सारी चीजें उनको पता चली। उनके लाइफ में जो भी चीजें हो रही थी उन्होंने जन्म से पहले ही, जन्म के पूर्व ही सब कुछ ये प्लानिंग किया था, ऐसा उन्हें पता चला। जिसे हम प्री बर्थ प्लानिंग इंग्लिश में, जिसे हम प्री बर्थ 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 प्लानिंग के नाम से जानते हैं। और ये चीज इन्होंने फर्स्ट टाइम सुनी थी। ये इनको इतना फैसिनेटिंग लगा कि इन्होंने इस पर ज्यादा फोकस करने का, रिसर्च करने का प्लान किया। इनका लाइफ तो ऐसे ही शुरू था जैसे पहले था, जैसे वो मार्केटिंग रिसर्च कंसल्टेंट की तरह काम कर रहे थे। रेगुलर काम करते करते इन्होंने शुरू किया अपना रिसर्च। और फिर उन्होंने एक लाइक सोशल मीडिया होते हैं ना अपने फेसबुक या फिर जो भी, तब उन्होंने एक सोशल मीडिया के वेबसाइट पे ये डाल दिया था कि मुझे ऐसा रिसर्च मैं कर रहा हूँ, मुझे मीडियम के द्वारा ये पता चला है। इफ यू आर इंटरेस्टेड आई वुड लाइक टू टॉक विथ यू, एक लाइक इंटरव्यू की तरह उनका लेना चाहता हूँ, ऐसा उन्होंने बताया। इनको रिप्लाईज आए, लोगों ने सामने से आके खुद के बारे में बताना शुरू किया। और इनमें से 10 लोगों को उन्होंने चुना, उनकी स्टोरीज को चुना। और इस पुस्तक में उन्होंने उसको एक लाइक जगह दी। हर एक चैप्टर में न्यू स्टोरी बताई गई है। 2 स्टोरीज है हर एक चैप्टर में। ओके। तो इसमें लगभग लाइक टोटल 8 चैप्टर्स है। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा, हम देखने वाले हैं आज फर्स्ट चैप्टर, जिसमें जन्म की पूर्व योजना बताई गई है। दूसरे चैप्टर में बताया है कि शारीरिक बीमारी कैसे आती है। फिर विकलांगता चैप्टर नंबर 3 में, विकलांग बच्चे जो होते हैं उनके पेरेंट्स कैसे उनका पोषण करते हैं, या फिर जो कुछ भी उनके रिलेटेड एक्सपीरियंसेस है लाइफ में उनके बारे में है। चौथे चैप्टर में बताया गया है डेफ या फिर बहरापन या फिर ब्लाइंडनेस। ओके। अंधा लाइक लाइक ब्लाइंडनेस जो है वो बताया, उसके बारे में स्टोरी बताई गई है। चैप्टर नंबर 5 है जो ड्रग एडिक्ट होते हैं लोग या फिर शराबी होते हैं, अल्कोहलिज्म जिनको होता है, उनके बारे में। वो ऐसा जन्म क्यों लेते हैं या ऐसा प्लान क्यों करते हैं, इसके बारे में बताया है। चैप्टर नंबर 6 बताता है किसी प्रियजन का मृत्यु अगर हो जाए, करीबी पर्सन का, तो ऐसे सिचुएशन इनके लाइफ में ये क्यों लेके आते हैं। ओके। और 7 में बताया है एक्सीडेंट्स कैसे प्लान करते हैं हमारे प्री बर्थ प्लानिंग में। एंड में चैप्टर नंबर 8 है जहां पे उन्होंने समरी बताई है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से, जिसमें उन्होंने बताया है कॉन्सेप्ट कि प्री बर्थ प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है क्या एक्चुअली। तो जब इन्होंने ये रिसर्च किया, वो बोल रहे हैं कि प्री बर्थ प्लानिंग एक बहुत ही पेनफुल एंड चैलेंजिंग हम लाइफ लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं? तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है क्यों लेके आते हैं। तो उन्होंने उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। लेकिन उससे पहले ये बता रहे हैं कि इस पुस्तक के द्वारा वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आपको कन्विंस करे कि आप
इस पर भरोसा करें प्री बर्थ प्लानिंग पे। सिर्फ ये बताना चाहते हैं, आप तभी इस पर भरोसा करिए जब आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले, और जब आपको लगे कि ओके, ये जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो मेरे लाइफ में भी है, तभी आप इस पर विश्वास करें। नहीं तो आप इसको एक पॉसिबिलिटी की तरह ले सकते हैं। और इसे हम क्यों समझना चाहते हैं प्री बर्थ प्लानिंग को? क्योंकि जो हमारी चुनौतियां हम अभी फेस कर रहे हैं अभी के जन्म में, वो एक्चुअली जिसे हम कंप्लेन करते रहते हैं कि ये मेरे लाइफ में ऐसा है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि इसकी जगह क्या है मेरे जीवन में। तो ये अंडरस्टैंडिंग पाने के लिए इस बुक को आप समझिए। ओके। उन्होंने बताया है आपको दो क्वेश्चंस खुद को पूछने हैं। व्हाट इफ आई प्लान दिस एक्सपीरियंस बिफोर आई वॉज बोर्न? ऐसा एक क्वेश्चन मन में रखिए। ओके। व्हाई माइट आई हैव डन दैट? वो भी एक क्वेश्चन रखिए कि मैंने ऐसा क्यों किया होगा। अगर मैंने ये जन्म से पहले किया है, लाइक द ऑथर सेड, प्री बर्थ प्लानिंग की है, तो मैंने क्यों की है? तो अगर मैंने ये मेरे जीवन में रखा है, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? ये दो क्वेश्चन अगर आप मन में रखोगे और इसको पुस्तक को पढ़ोगे, तो शायद आपके जो आंसर्स है बहुत इजीली मिल जाएंगे। और आपके जो बिलीव्स है, वो आप उसको तोड़ के आप एक रियलिटी, फैक्ट्स को समझोगे जो आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। जब ये पर्सनल ग्रोथ होती है, उसके साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होने वाली है। इस पुस्तक में उन्होंने 10 ब्रेव इंडिविजुअल्स की एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंसेस बताए गए हैं। और उसी के साथ उनके सेशन में जब उन्हें पता चला कि उनकी प्री बर्थ प्लानिंग क्या थी, और जब उन्होंने जन्म लिया, एक एक्चुअली जन्म लिया, तब जो बर्थ प्लान था वो कैसे चेंज भी हुआ। ओके। तो एक्चुअली वो बता रहे हैं कि आप तो प्री बर्थ प्लानिंग करते हो, लेकिन हर एक सोल को, जब ये पर्सनालिटी एक पर्सन बन के यहाँ पे जन्म लेता है, उसको फ्री विल होती है कि अपने प्री बर्थ प्लानिंग में जो चार्ट बनाया है, उसमें भी आप चेंजेस कर सकते हो। ओके। जैसे लास्ट टाइम किसी ने पूछा था हमें कि इतनी तकलीफें होती हैं जो हम प्री बर्थ प्लानिंग में लिख के आते हैं, क्या वो होने ही वाली है? क्या हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं? तो चेंज कर सकते हैं। उम, और मैं बोलूँगी बहुत हद तक वो घटनाएँ अगर घटनी ही है, उसकी ज़रूरत है, तो उसकी इंटेंसिटी बदल सकती है। जो पहले बहुत इंटेंस हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर प्री बर्थ प्लानिंग, वो आप इसको लेस इंटेंसिफाई कर सकते हो। मतलब उसका इंटेंसिटी कम कर सकते हो, डिक्रीज़ कर सकते हो। तो आगे ऑथर बताते हैं, इस बुक को पढ़ते हुए ना अपने माइंड से ज्यादा हार्ट से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि ये सारे स्टोरीज हार्ट कनेक्शन से आपको उस एम्पैथी तक लेके जाएंगे, जब जहाँ पे आपकी सोल को ये याद आएगा कि आपने ये क्यों किया है आपके जीवन में, जो भी आप फेस कर रहे हो। तो एम्पैथी के साथ, हार्ट के साथ, मतलब अपने दिल के साथ इसको समझिए। ओके। तो आगे एक उन्होंने टॉपिक लिखा है इस फर्स्ट चैप्टर में, व्हाई वी इनकारनेट। हम जन्म क्यों लेते हैं बार बार? क्या पर्पस है हर बार जन्म लेने का? इतना क्या जरूरी है? एक एक ही जन्म में सब कुछ क्यों नहीं सीख सकते हम लोग? तो वो बता रहे हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे मैंने बोला कि इन्होंने तीन चीजों में, तीन भागों में इसको डिवाइड किया है कि प्री बर्थ प्लानिंग क्यों होती है। तो उसमें से एक भाग है कि फर्स्ट, प्री बर्थ प्लानिंग होती है टू एक्सपीरियंस द चैलेंजेस। हम जिस मेटाफिजिकल रिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारे दृष्टि से भी दूर है, परे है, अदृश्य है हमारे लिए, ऐसा कोई रिल्म यहाँ पे होता है, इस विश्व में है। हम जहाँ पे हैं वहां पे हमारी दृष्टि लिमिटेड ही देख सकती है। ओके। उस लिमिटेड वर्ल्ड को हम समझ लेते हैं सच्चाई है, लेकिन उसके आगे भी सच्चाई होती है। तो उस जगह पे आपको बहुत अच्छे से मिल जाता है। वहां पे सिर्फ प्रेम है, वहां पे कोई चैलेंज नहीं है, वहां पे अंडरस्टैंडिंग है। ओके। वहां पे ट्रांसपेरेंसी है। तो वहां पे आपको चैलेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि वहां पे कुछ छुपा ही नहीं सकता है कोई। कोई इमोशन छुपा नहीं होगा, आर पार सब दिखता है, क्योंकि आप एनर्जी फॉर्म में हो। लेकिन वो चैलेंज आप कैसे सीखोगे? है ना? अगर आप एक सोल हो, परमात्मा के अंश हो, तो आपको वो सीखना जरूरी है।
तो उसके लिए आपको जन्म लेना पड़ता है। तो कहा गया है ये पृथ्वी तल है आपका, ये स्कूल है, इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप सीखते हो। और वो मेटाफिजिकल वर्ल्ड जहाँ से आप आए हो, ओरिजिनल जगह से, वो है आपका घर। ओके। ये शरीर है जो आपका यूनिफॉर्म है इस स्कूल के लिए। ओके। और ये यूनिफॉर्म, ये स्कूल आपने चुना है। ओके। प्री बर्थ प्लानिंग इसलिए जरूरी होती है कि आप जब इनकारनेट करते हो, जन्म लेते हो, चैलेंजेस लेके आते हो लाइफ में, वो आप खुद लेके आते हो। इनकारनेशन जरूरी है क्योंकि एक जन्म में आप सारी चीजें नहीं सीख सकते हो। अगर किसी भी सोल ने ये प्लान किया कि मैं एक जन्म में सब कुछ सीखना चाहता हूँ, तो आप देखोगे आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं जिनका जीवन जन्म से लेके मृत्यु तक बहुत कठिनाइयों से जाता है। राइट। वो कभी भी खुश नहीं होता है उस जीवन में, क्योंकि वो चैलेंजेस उनको सिखाने के लिए आए हैं। बट वो उसको नहीं समझ पाता है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसीलिए मैंने एक दूसरे बुक में पढ़ा था। ये बुक जो एक अमेरिकन ऑथर ने लिखा है, इसमें नहीं है लिखा हुआ, लेकिन एक इंडियन ऑथर ने एक बुक लिखा था, उसमें लिखा था कि ये जो सारे चैलेंजेस हम लेके आते हैं ना, ऐसे देखिए इसको, इसमें 4-5 स्टेप्स है। और मैं एक सोल हूँ जो मेटा फिजिकल रिम में रहती हूँ। और मैंने एप्लीकेशन दिया है बर्थ के लिए। जैसे मैंने एप्लीकेशन दिया है मेरे बॉस को कि मुझे जन्म लेना है पृथ्वी पे, उस एप्लीकेशन में लिखना है कि क्यों जन्म लेना है। क्योंकि आप कैटेगरी, मतलब आपकी एलिजिबिलिटी देख रहे हैं ना, कि आपको जो चाहिए उसके उस रीजन को, वो वैलिड है क्या रीजन जन्म लेने के लिए। तो मैंने लिखा फर्स्ट कि मेरे इतने सारे कर्म हैं, तो मुझे इन कर्मों को भुगतना है और सीखना है। फिर मैंने लिखा कि मुझे सपोर्ट करना है मेरे लव्ड वंस को जो अभी भी वहां पे है। फिर मैंने लिखा कि मुझे इस यूनिवर्स को सपोर्ट करना है बिकॉज आई एम अ लाइट बीइंग। तो ये सारे तीन तीन चार जो भी आंसर्स है, उसके अनुसार उनको मतलब अनुमति, परमिशन मिल गई। चलिए आप जा सकते हो पृथ्वी पे अभी। लेकिन ये प्रोसेस जो हमने बताई, इसमें अगर एक पर्सन ने जो कर्म है वो पोटली हम बोलते हैं, अगर ज्यादा लेके आ गया तो बहुत दुख में होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑथर, वो बोल रहा है इनकारनेट क्यों करते हैं या फिर री इनकारनेट क्यों करते हैं। तो एक चीज है कि इनकारनेशन से ही हम वो सीख रहे हैं, और वो सीखने के लिए हमें प्री बर्थ प्लानिंग चाहिए। ओके। तो ऑथर बता रहा है कि सबसे पहले हम हमारे लाइफ चैलेंजेस प्लान करते हैं, और उसके बाद हमारे पेरेंट्स को हम चूज करते हैं। ओके। पेरेंट्स को चूज करते समय वो पेरेंट्स भी हमें चूज कर रहे होते हैं, ये से बोल रहे हैं एट सोल लेवल। ओके, एट सोल लेवल ये सब हो रहा है। तो वो म्यूचुअल है। ये सोल जो बच्चा है अपने पेरेंट्स को पिक कर रहा है, और ये पेरेंट भी चाहता है एक बच्चा। दोनों के अंदर वो चाहिए, वो एक इमोशन चाहिए। तो उनके जो भी कनेक्शंस है वो हो गए, एग्रीमेंट हो गया। अब उनके यहाँ पे ये बॉर्न हो गया बेबी। ओके। तो उसके बाद आई मीन उसी समय प्री बर्थ प्लानिंग में ही उसके पेरेंट्स, खुद के चैलेंजेस, स्कूल कहाँ वो रहेगा, आगे जॉब कैसे करेगा, किन लोगों से मिलेगा, कहाँ पे फर्स्ट लव भी वो प्लान करता है एक्चुअली, किससे मेरा सबसे पहला प्यार होगा, किससे शादी होगी, किसके साथ वो झगड़ा करेगा, एनिमीज कौन होंगे, फाइनेंशियल लॉसेस क्या होंगे, मैं कैसा दिखूंगा। एवरीथिंग इज प्लान्ड, एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड, ये बता रहे हैं। तो ऐसी जगह पे क्या होता है, जब आप जन्म लेते हो, ये जन्म लेने से पहले ही पता होता है ये जो प्लानिंग मैं कर रहा हूँ, मैं वो भूल जाने वाला हूँ जब मैं यहाँ पे पैदा होऊंगा इस पृथ्वी पे। जब मैं स्कूल जाऊंगा, मैं घर के बारे में सब कुछ भूल जाऊंगा जो मैंने वहां किया। तो भूलते तो है हम, लेकिन बहुत सारे सोल्स ना एक लेवल पे होते हैं। मैंने जब से ये स्पिरिचुअलिटी में बुक्स पढ़े हैं या फिर समझा है, वो हमारा एथरिक बॉडी होता है। एथरिक बॉडी में वो ऊर्जा होती है कि वो फिर भी जो हमने प्लान किया वो सब कुछ नहीं भूल सकता है, उसे कुछ ना कुछ याद रहता है। ओके। लेकिन वो धुंधला होता है कंप्लीटली, उनके पता नहीं होता है, क्लैरिटी नहीं होती है उसमें। तो यहाँ जब फिजिकल प्लेन में पृथ्वी पे हम आते हैं, तब हम किसी को देख के ऐसे कभी कभी होता है कि शायद मैं इसे जानता हूँ, पता नहीं कहाँ देखा है, कहाँ मिला हूँ, लेकिन मैं इसे जानता हूँ। आई डोंट नो हु इज ही और शी, बट आई नो द पर्सन।
तो ये जो फीलिंग है ना, डेजावू की फीलिंग है, जो हमें मेटाफिजिकल रिल्म से आई है, कि हमारे प्री बर्थ प्लानिंग में हमने इसको मेंशन किया था। वो एक मेमोरी, धुंधली सी मेमोरी हमारे एनर्जी फील्ड में होती है। ओके, तो इसी तरह से कई कई इंसिडेंट्स भी होते हैं। ओके, जो इवेंट्स हमने पास्ट लाइफ में जिए थे, तो इस बार अगर मैं ये क्लास ले रही हूँ, तो किसी को फील हो सकता है कि मैंने तो ऐसा कभी तो सुना है, किसी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने ये सब पहले एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि ये आपका डेजावू मोमेंट है, डेजावू एक्सपीरियंस है। डेजावू एक्सपीरियंस मतलब अम, हिंदी में क्या बोल सकते हैं उसको, लाइक पूर्वाभास, पूर्वाभास काइंड ऑफ। ओके, जो मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस किया था, वो फिर से क्लियरली मुझे याद आ रहा है। तो ये होता है रीजन इनकारनेशन का प्लस प्री बर्थ प्लानिंग का। ओके, और उसके बाद का एक्सपीरियंस जो हम यहाँ पे ले रहे हैं। आगे बता रहा है कि हमारा जो एक सोल होता है ना, सोल सेकंड, वो रीजन बता रहा है क्यों जन्म लेते होंगे हम यहाँ पे। देखिए, हम जहाँ मेटाफिजिकल रिल्म में थे पहले, ओके, वहां पे समझ लीजिए कि एक बहुत सुंदर म्यूजिक शुरू है, संगीत सब पूरा लाइक नॉन स्टॉप शुरू होता है। जब वो संगीत है वहां पे, तब कभी भी हमें उसकी कमी नहीं महसूस होगी। ओके, वहां पे वो संगीत को किसी तरह से बदलने की चीज, या फिर उसको एक नए तरीके से एक्सपीरियंस करने की चीज ही नहीं है। ओके, न्यूली उस चीज को न्यूली एक्सपीरियंस करना या फिर सेल्फ नोइंग करना उस म्यूजिक के थ्रू, वो होगा नहीं। वो म्यूजिक जिस जहां पे नहीं है, अगर आप वहां जाओगे तो आपको उसकी कीमत पता चलेगी। तो अगर वहां पे आप में बहुत कंपैशन है, प्रेम है, आनंद है, यहाँ पे अगर उसका विपरीत आपको मिले, आपको यहाँ कोई प्यार नहीं करता है, जो आप में कंपैशन है वो आपको देता नहीं है, कहीं किसी से मिल नहीं रहा है, then you'll get to know the real price, real meaning of that love and compassion, करुणा। ओके, तो उस लाइट से आप जब डार्कनेस में आओगे, तभी आपको उस लाइट का, उस प्रकाश का महत्व पता चलेगा। तो उस प्रकाश को अप्रिशिएट करने के लिए आप यहाँ पे जन्म लेते हो। जब आप एक डार्कनेस में जन्म लेते हो, दैट मीन्स यहाँ पे ड्यूअलिटी आ गई, लाइट और डार्कनेस। उसी तरह से अप एंड डाउन, हॉट एंड कोल्ड, गुड एंड बैड, राइट। उसी तरह से हम बोलते हैं ना, भगवान और दैत्य। तो ये ड्युअलिटी आ ही गई। ओके, तो आपको इन सारे चीजों से जाना पड़ेगा। सॉरो है तो जॉय भी आएगा, ओके, हैप्पीनेस है तो सैडनेस भी आएगा। अगर बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले तो बैड एक्सपीरियंसेस भी आएंगे। अगर बहुत अप्स अप आपने देखा है, तो डाउनफॉल भी होगा। ओके, ये सब कुछ आपको सीखना है यहाँ पे, इसीलिए आप जन्म लेते हो। इसी के द्वारा आपका ओरिजिनल सेल्फ आप समझ पाते हो, और आपकी जो सेल्फ लाइट है, ऊर्जा है, उसमें ये एक्सपीरियंसेस एक फ्रीक्वेंसी की तरह बस जाती है। एक बार वो फ्रीक्वेंसी आपके जीवात्मा तक, आपकी आत्मा तक पहुंच गई, उसके बाद ये एक्सपीरियंस फिर से आपको नहीं, जरूरत है, आपके मिलेंगे नहीं। तो जो म्यूजिक में बोल रही थी, आपको समझ में आ जाएगा पृथ्वी तल पे आके, एक्चुअली ये म्यूजिक मैंने कभी सुना है। जब एक्सपीरियंस मिल जाता है ना, आत्मा को पता चल जाता है, ये म्यूजिक तो मैंने सुना है, एक्सपीरियंस इज दैट म्यूजिक। ओके, तो रीडिस्कवर किया आपने। जब आप ना, आपको समझ गया ये म्यूजिक मैंने पहले सुना है, तो फिर से उस म्यूजिक को यहाँ पर रिपीट करने की जरूरत नहीं है। एक नया एक्सपीरियंस, ओके, जो पहले आपने वहां पे नहीं किया था। ओके, थर्ड पॉसिबिलिटी उन्होंने बोला है, चैलेंजेस। चैलेंजेस जो होते हैं लाइफ में, उसमें ना बहुत सारे ग्रेट प्रोमिसेस होते हैं जो हमें समझ नहीं आते हैं। लाइक म्यूजिक जो हमने पूरी तरह से भूल दिया है, वहां का भुला दिया है, पूरी तरह से भुला दिया है उस मेटाफिजिकल रिल्म से। तो जब हम यहाँ पे आते हैं, हम सोचते हैं कि आप में अभी भी वो एबिलिटी है कि म्यूजिक सुना है, तो आपको पता है म्यूजिक क्या होता है, लेकिन सिर्फ याद नहीं है। तो आपने खुद का म्यूजिक शुरू किया, कंपोज करना, बनाना। ओके, खुद का म्यूजिक बनाना शुरू किया, खुद के एक्सपीरियंसेस न्यूली उसको डिस्कवर करना शुरू किया। तो उसी तरह से वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिम्फनीज बनाने के लिए आप जन्म लेते हो।
ओके। मतलब एक न्यू क्रिएशन करते हो एक्चुअली, जो वहां पे भी किसी ने नहीं किया है, यहाँ पे आप वो बना लेते हो। ओके। तो जब वो म्यूजिक आप बनाते हो, और उस म्यूजिक बनाने के बाद आप एक परमानंद स्थिति में आ जाते हो कि आपने कुछ क्रिएट किया है खुद का यहाँ पे। आपने, जो पहले आप नहीं थे वो आप अभी बन गए हो, है ना। ये जो फीलिंग है परमानंद है, तब ना सोल को पता चलता है एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट दैट म्यूजिक, आई एम म्यूजिक, आई एम दैट लाइट, आई एम दैट म्यूजिक। म्यूजिक वहां नहीं है, यहाँ मेरे अंदर है, और यही मैं फिर से बाहर निकाल रहा हूँ, है ना। वो जो लाइट मेरे अंदर है, मैं, मुझे लग रहा था कि किसी और चीज से मैं कर रहा हूँ, उसकी मदद से मैं सीख रहा हूँ, या फिर वो लाइट मुझे प्रकाशित कर रही है, एक्चुअली वो ऐसा नहीं है। लाइट मैं हूँ, मुझ में है, जो मैं फिर से डिस्कवर कर रहा हूँ। सो ये तीन रीजन उन्होंने बताया है। और उन्होंने बताया जब वो स्पार्क आपको दिख जाता है खुद में परमात्मा का, वो एक चमक आप में दिख जाती है, तो सोल जो है ना, उसका एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है। वो फिजिकल बॉडी को महत्व देता है, लेकिन उसके साथ वो महत्व दे रहा है अपने अ, अपने आत्मा को भी। लेकिन यूजुअली क्या होता है, 3D वर्ल्ड में पर्सनालिटी को महत्व दिया जाता है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स को महत्व दिया जाता है, अपने फीलिंग्स को महत्व दिया जाता है जो ईगो से भरा हुआ है, राइट। लेकिन जब आप उस परमानंद स्पार्क को आप जान लेते हो, डिवाइन के, परमात्मा के, जब आप उस सॉन्ग को खुद में समझ लेते हो कि मैं सॉन्ग हूँ, मैं लाइट हूँ, तब ये चेंज हो जाता है। और ये सीखने के लिए हम इनकारनेट होते हैं। ओके। तो ये इनकारनेशन का हो गया। लेकिन वाई वी प्लान चैलेंजेस, नेक्स्ट टॉपिक उन्होंने बोला है इस चैप्टर में कि एग्जैक्टली रीजन क्या है इन चैलेंजेस का, क्या जरूरत है। ओके। तो बताते हैं, जो हमने पहले जिया था वो हमें याद नहीं आता है, क्योंकि इस बार हमने न्यू वे से हमारा जीवन प्लान किया है, टोटली न्यू। क्योंकि पहले अगर मैं लड़का था, तो मैं अभी लड़की बन के जीवन में आई हूँ, राइट। पहले अगर मैं बहुत दुष्ट आत्मा थी, या फिर दुष्ट पर्सन की तरह मैंने बिहेव किया है, इस बार मैं बहुत पोलाइट हूँ। मैंने तब अगर कंपैशनेट नहीं सीखा था, तो अब मुझ में बहुत कंपैशन है, एम्पथी है। तो ये सब हम ना पूरी तरह से डिफरेंटली एवरी लाइफ में प्लान करते हैं, एक सेट होता है हमारा, जो पहले एक्सपीरियंसेस को थोड़ा बहुत लेके, याद करके इस जीवन को हम बनाते हैं। इस जीवन को हम री इनकारनेट करते हैं, रिक्रिएट करते हैं, ताकि हम नए तरह के एक्सपीरियंसेस, नया म्यूजिक और नए सिम्फनी बना सके। ओके। तो हमारा एक ब्लूप्रिंट होता है। हम्म। ब्लूप्रिंट होता है, ब्लूप्रिंट मतलब कोई भी घर कैसे हम बनाते हैं, घर का जैसे एक नक्शा होता है, उसमें बताया गया है कि ये रूम इसके लिए बना है, वो रूम इसके लिए बना है, या इस डायरेक्शन में बना है, वो इस डायरेक्शन में बना है। फिर ये भी प्लान करते हैं कि कौन सा पार्ट हम पहले बिल्ड करेंगे, पहले हम फाउंडेशन बनाते हैं, उसके बाद कुछ और बनाते होंगे, कॉलम्स बनाते होंगे, फिर एक रूम का वॉल पहले बनाते हैं, एक फ्लोर का हम वो सीलिंग पहले डालते हैं, राइट। स्टेप्स है ना। उसी तरह से हमने जो चैलेंजेस प्लान किए हैं, हमने हमारी उसी स्टेप से किए हैं। क्योंकि जन्म लेते हैं, कभी कभी जन्म से ही किसी को कोई हेल्थ इश्यूज आते हैं, राइट। तो उन्होंने ये प्लान किया है कि अगर मैंने अभी ये किया तो मेरे पेरेंट्स सीख जाएंगे, राइट। मुझे तो याद नहीं रहेगा, बचपन में जो होता है बच्चों को याद नहीं रहता आगे जाके, बाद में जो होगा उसके वजह से, उसके परिणाम से, हम्म, वो सीखने वाला है। लेकिन शुरुआत वो पेरेंट्स से करता है। जो भी विकलांगता वो उसको बचपन से आई है, उससे वो पेरेंट्स सीख रहे हैं। वो पेरेंट्स के एक्सपीरियंस से जो बच्चा एक्सपीरियंस कर रहा है, उसकी वजह से उसके आगे के लाइफ चैलेंजेस उनको आ रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप वो कर रहा है। एग्जाम्पल देते हैं ये कि एक समझ लीजिए एक इंसान, एक सोल मेटाफिजिकल रिल्म में खुद को समझता है कि वो बहुत कंपैशनेट है। ओके। तो वो जन्म लेगा एक डिसफंक्शनल फैमिली में मतलब जहां पे हर एक के विचार अलग अलग है। उनमें प्रेम तो है, लेकिन प्रेम दिखाते नहीं है, या फिर उनको कंपैशनेट कैसे होना है वो पता ही नहीं है।
तो ऐसे जगह पे ये सोल जन्म लेगा, जहां पे लैक ऑफ कंपैशन होगा, जहां पे वो करुणा कम हो जाएगी। जो बच्चा इतना फुल ऑफ कंपैशन है, कंपैशन लेके पहले से ही लेके जन्मा है, उसको ना वो कमी महसूस होगी इस जीवन में। वो जो एब्सेंस है, जो उसे बाहर से मिलना चाहिए था करुणा, वो उसे खुद के अंदर ही मिल रहा है। खुद के अंदर ही इतना कंपैशन है पहले से ही, कि वो जब देखता है आउटर वर्ल्ड को, जो अच्छे से नहीं बिहेव कर रहा है उनके साथ, तब वो इनवर्ड हो जाता है, अंतर से जुड़ जाता है, और उनको करुणा देता है जिनकी अवस्था खुद की तरह है, जिन्हें भी करुणा नहीं मिली थी। ओके। तो इससे उसको उसकी वैल्यू पता चलेगी। बीइंग कंपैशनेट मतलब क्या होता है, जो खुद के अंदर है वो दूसरों को भी देना जरूरी होता है। ओके। तो इन्होंने ये बताया है। सो इस एक्सपेरिमेंट से समझ लीजिए, इस जीवन के एक्सपेरिमेंट से, जहां पे आप कंपैशनेट सोल हो, लेकिन एज अ पर्सन जब आप जन्म लेते हो आपको वो कंपैशन, द करुणा आपको नहीं मिलती है दूसरों से, तब क्या चेंज आप में आता है? तो वो बोल रहे हैं कि आपके अंदर वो इटर्निटी, वो जो लाइक जो टेम्पररी फीलिंग थी, वो एक्चुअली परमानेंट हो गई, वो इटर्नल हो गई है अब। ओके। तो वो कभी चेंज नहीं होगी। ओके। इसके बाद अगर कोई जीवन आप लेना चाहते हो, तो सेम चैलेंज आप नहीं लेने वाले हो। इस पृथ्वी तल पे आने के बाद अगर आपका बॉडी इस आपने बहुत सीवियरली डैमेज किया, या फिर हो गया क्योंकि आप में वो फीलिंग ही नहीं थी प्रेम की, तो भी आपके सोल में वो चोट नहीं है। आपको सिर्फ प्यार समझ में आएगा, एक्सपीरियंस उसी का होगा। चैलेंजेस सिर्फ आपको बॉडी को सफरिंग देंगे, आपकी आत्मा को नहीं। आपकी आत्मा को लर्निंग देंगे वो, ऐसे वो बता रहे हैं। तो इससे आपकी जो पर्सनालिटी है वो चेंज हो जाएगी, प्लस आपका सोल ग्रो हो जाएगा, आप में अवेकनिंग हो जाएगा आपके रियल पर्पस का, प्रोफाउंड जो पर्पस है, जो आपके लाइफ चैलेंजेस से मिल रहा है, वो आपको वो पता चलेगा। तो इससे जो अवेकनिंग होने वाली है सोल में, वो बहुत एनर्जेटिक होती है। दैट इज द राइट वे, एनर्जेटिक पाथवे फॉर एनी सोल, वो बता रहे हैं इस तरह से। तो ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है री इनकारनेशन की। और प्लस आप जो बर्थ प्लान करते हैं उसमें चैलेंजेस लाने की। तो आगे कोई बहुत सारे चैप्टर्स में उन्होंने डिफरेंट वे से बताया है। एक क्रिस्टीना के बारे में वो बताते हैं चैप्टर नंबर 7 में। क्रिस्टीना एक लेडी है जो फिजिक्स फिजिक्स नहीं सॉरी पॉलिटिकल साइंस सीख रही है। उसको किस तरह से चैलेंजेस आते हैं वो बताया गया है। तो कैसेंड्रा उसकी स्पिरिट गाइड है। हाँ? तो स्पिरिट गाइड के थ्रू, मतलब एक मीडियम, जो उनके पास मीडियम है, 4 मीडियम की हेल्प से रॉबर्ट शॉज ने इस पुस्तक को बनाया है, इन सारे एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड किया है। उनमें से एक जो मीडियम है, उसने क्रिस्टीना नामक एक लड़की की जो एक स्पिरिट गाइड है उससे कनेक्शन करवाया। क्रिस्टीना की स्पिरिट गाइड कैसेंड्रा है, और क्रिस्टीना एक सोशल नहीं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट है, जो मैरिड है। और उसके साथ एक बहुत बड़ा सा हादसा हो जाता है, जो हम आगे भी देखेंगे। लेकिन उसमें ना चेंज कैसे आया, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो जब हादसा क्या होता है, वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट होता है। देखिए, इसने ना प्लानिंग जब किया, नॉर्मल स्मूथली उसने जीवन जिया, सब कुछ सीखा। लेकिन एट वन पॉइंट ऑफ हर एज, उसने ना इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट खुद के लिए रखा था प्री बर्थ प्लानिंग में, कि उसके बाद की हीलिंग जर्नी वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट। ओके। तो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद इसके जो भी बॉडी पार्ट्स थे, आईज, फेस, कान, हाथ, पैर, सब अफेक्ट हो गए, क्योंकि वो जो केमिकल था बॉम्ब में, उसकी वजह से इसके बॉडी में पॉइजन फैल गया। और एक एक उसका आईज, एक आई से दिख नहीं रहा था, एक हाथ कितने महीनों तक उसको कास्ट लगा के रखा पड़ा, चल नहीं पा रही थी ठीक से। फेस स्वेल हो गया था, क्योंकि फेस के अंदर वो केमिकल और कांच कुछ चले गए थे, जो बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से जो भी वॉल और जो भी चीजें हो गई थी ना, ब्रेक, क्रैक हो गई थी, वो कण उसके फेस पे चले गए थे।
मतलब इट वाज़ रियली मैसिव, ओके। और बहुत पेनफुल था उसके लिए। तो ये चैलेंज क्यों किया होगा उसने? तो इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते थे क्या? ऐसे जब पूछा उन्होंने, तो उतना ही प्रोफाउंड हीलिंग एंड उसकी जर्नी है, इसीलिए ये बड़ा-सा चैलेंज उसको चाहिए था। और उसकी हीलिंग की जर्नी से कितने सारे लोगों ने सीखा है, वो एक्चुअली उसके सोल का पर्पस था। देखिए मास्टर्स कि जब कोई इस सफरिंग से जाता है, हीलिंग की जर्नी से जाता है, वो अकेले नहीं सीख रहा है, उसके साथ कितने सारे लोग सीख रहे हैं और वो एक यूनिवर्सल सर्विस की तरह लिया जाता है, राइट? वो खुद भी सीख रहा है, लेकिन वो कितने सारे लोगों को सिखा रहा है। सो अगेन दिस इज़ अबाउट चैप्टर नंबर 1 और थोड़ा पोर्शन बाकी है इसमें, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में लेते हैं। अभी हम ओपन करते हैं हमारा